स्क्रीन शेयर कर दिया, टाइम हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों, अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ओके लिख के मुझे नोटिफाई कर दें। चलिए जी, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे कल लेक्चर में से कुछ चीज़ें रह गई थी उसको हम कवर करेंगे आज, और इसके साथ कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, लेक्चर का स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, और इसके बाद जो रह गई थी, वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं लेकिन मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स कवर किए जो कि आपकी बुक में है, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम देखेंगे OSI मॉडल इंशाल्लाह। चलें जी, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चैट ग्रुप्स। चैट ग्रुप ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे डिस्कशन ग्रुप भी होते हैं, लेकिन डिस्कशन ग्रुप में चैट ग्रुप बेसिकली जो होते हैं उसमें जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनका ऑनलाइन होना, रियल टाइम चैटिंग होती है बेसिकली। और जो आपके पास जो डिस्कशन ग्रुप्स हैं उसमें ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। चैटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज ऑन द इंटरनेट यूजिंग चैट ग्रुप्स। चैट ग्रुप बेसिकली है क्या? इज अ ग्रुप ऑफ यूजर। इसमें एज का और हम ये कह सकते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज रखने वाले लोग आपस में, वो किसी तरह की भी डिस्कशन हो सकती है, वो एजुकेशनल डिस्कशन हो सकती है, वो सोशल डिस्कशन हो सकती है, और इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे आपस में बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। और चैट पे ये होता है, अक्सर चैट रूम इस तरह के होते हैं कि जिसमें जो मैसेज है वो, अगर ग्रुप बना हुआ है तो लिस्ट एक बनी हुई है चैट के अंदर, अगर लिस्ट बनी हुई है, अकाउंट जो हमारे पास अकाउंट्स हैं डिफरेंट, या डिफरेंट जो लोग हैं उनकी अगर हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, तो क्या होगा, अगर चैटिंग हो रही है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्ट चैटिंग भी कर सकता है। इसके अलावा जो जो डिफरेंट लोग हैं अगर ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा कि वो मैसेज अगर एक मेंबर करेगा मैसेज तो बाकी को मैसेज शो होगा। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन अ रियल टाइम। रियल टाइम मीन कि जो यूजर हैं वो ऑनलाइन होंगे तो वो हमारे पास चैटिंग कहलाएगी। अदरवाइज हम ईमेल भी तो कर सकते हैं, हम मैसेज मोबाइल पे मैसेज भी तो करते हैं। वैसे मोबाइल पे मैसेज पे चैट भी तब चैटिंग होगी अगर दोनों पर्सन एक वक्त में बात कर रहे हैं और आगे से रिस्पॉन्स भी आ रहा है। सो चैटिंग, ये भी हमारे पास एक चैट ग्रुप्स जो है, ये डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ये भी हमारे पास इंटरनेट की एक सर्विस है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है मीन दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। हमारे पास डिफरेंट चैट ग्रुप्स हैं, जैसे ब्लॉग चैट है, लिंक चैट है, क्लाउड टॉक है। ये लोग इसको इस्तेमाल करते हुए लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था चैट ग्रुप्स, जिसमें लोग अपने डिस्कशन, अपने व्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रानेट। इंट्रानेट ये हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए लोग आपस में व्यूज शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन से दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने अपने बिजनेस के लिए एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क अगर उसने बनाया है, मीन कि उसके जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो उसने वो बनाकर और एक ग्रुप बना दिया है, और वो पर्सनल ग्रुप है, और उस कंपनी के जो लोग हैं सिर्फ वही, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से आपस में सारे हमारे पास ये जो नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं या हमारे पास जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के,
वो उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अनऑथराइज यूजर वो यूजर होता है जिसको कोई नेटवर्क या कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होगी, तो वो अनऑथराइज। फॉर एग्जांपल, अनऑथराइज यूजर, आपने अपने मोबाइल पे एक पासवर्ड लगाया है या आप थंब इम्प्रेशन है उससे आप अपने आप को रिकग्नाइज करवा रहे हैं, या फिर आप फेस रिकग्निशन आपके पास हो रही है या वॉइस रिकग्निशन है, तो अगर आप उस मोबाइल या उस डिवाइस के लिए ऑथराइज यूजर हैं, वो हमारे पास जो आप उस डिवाइस के लिए क्या है, ऑथराइज यूजर है। जबकि जो कोई और पर्सन है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर भी है, अगर वो उस डिवाइस पे एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए क्या है, अनऑथराइज यूजर है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन जो ये अनऑथराइज और ऑथराइज यूजर, और ऑथराइजेशन क्यों असाइन की जाती है सिर्फ कुछ लोगों को, ताकि जो कंपनी का सिक्योर डाटा है, जो प्राइवेट डाटा है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक कंपनी है वो अपनी इम्प्लॉइज के आईडी जो है, जैसे एटीएम, हम कह सकते हैं अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिक्योर उसको रखा जाता है ताकि कोई भी इंसान उनके अकाउंट्स को यूज करके उनको मिस यूज ना कर सके। सो इंटरनेट की हम बात कर रहे थे, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इंटरनेट हमारे पास एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है उसको हम अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे यूओजीआईएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का इंफॉर्मेशन सिस्टम था पहले, अब मे भी उसका नाम चेंज हो गया, जिस जमाने में हम पढ़ते थे तो तब यूओजीआईएस था। तो वो जो इंफॉर्मेशन, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के पास एक आईडी होता था और पासवर्ड होता था, और वो स्टूडेंट सिर्फ अपने अकाउंट को चेक कर सकता था, अपने मार्क्स चेक कर सकता था, इसके अलावा अपने अटेंडेंस जो है मंथली चेक कर सकता था। तो ये हमारे पास, और इसी तरह से यूओजी जो अकाउंट्स, या हमारे पास एक प्राइवेट और सिक्योर अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या नेटवर्क एक बनाया है, तो उसके जो जिस तरह से स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह से जो आउटसाइड, इसी तरह से उसके जो एम्प्लॉयज हैं या वहाँ पे जो फैकल्टी स्टाफ है, वो सारे उसको एक्सेस कर सकता था। सो ये हमारे पास है इंटरनेट, ये प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है। कोई भी कंपनी अपना एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क बना सकती है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी जो इंटरनल नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। सो इंटरनेट हमने क्या पढ़ा, ये एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है। ये अपने एम्प्लॉयज को, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, और वो अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड और होती है फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। जी, इनको फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन क्यों प्रोटेक्ट रखनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक उनकी फैकल्टी है तो उसको उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अनऑथराइज यूजर से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था हमारे पास इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट की समझ आ गई है? जी बच्चे, रिजल्ट आपका बन गया है, शानदार रिजल्ट दिया आपने। किसी के भी 20 मार्क्स नहीं आए, ये आपको बता देती हूँ। बस इतनी बता सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। और रिजल्ट आपका गर्ल्स कैंपस की तरफ तो कंपाइल हो गई, इंशाल्लाह आपको कॉल जाएगी और आपकी पीटीएम जो है होगी, पीटीएम होगी, आपको जो भी मिलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो था हमारे पास इंटरनेट। तो आप लोगों को इंटरनेट की समझ आ गई, हम आगे मूव करें। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंट्रानेट, यानी कि अगर दो कंपनीज हैं वो आपस में, इसकी हमें क्यों जरूरत महसूस हो रही है। फॉर एग्जांपल दो बिजनेस कंपनीज हैं, ठीक है, और एग्जांपल दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, और अगर वो दो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जी एक्स्ट्रानेट की हम बात कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया था। एक्स्ट्रानेट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंट्रानेट, यानी कि अगर दो, मैं आपको बता रही हूँ, अगर दो कंपनीज हैं हमारे पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, और वो चाहती हैं कि जैसे अगर हम स्कूल्स की बात करें कि अगर हम स्कूल जो हैं वो अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका फ़ायदा हो दूसरों को, या फिर जो हमें आउट करनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तो ऐसा एक एक्स्ट्रा नेट बना दिया जाए जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट मिल के काम करेंगे, तो हमारे पास कहलाएगा एक्स्ट्रा नेट। इसमें क्या होता है कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा नेट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट तो हमने मिला दिए हैं, लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा नेट ए है, दूसरा एक्स्ट्रा नेट बी है, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि वो एक इंटरनेट ए है और एक इंटरनेट बी है, अब इंटरनेट ए के लोग इंटरनेट बी की कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज उन दोनों का बना हुआ है एक्स्ट्रा नेट। इंटरनेट ए और इंटरनेट बी को मिला के हमने बनाया है एक एक्स्ट्रा नेट, और इंटरनेट ए जो है वो इंटरनेट बी की इंफॉर्मेशन को, थोड़ी इंफॉर्मेशन जिसकी उसने परमिशन दी है, उसको वो एक्सेस कर सकता है। Different organizations can use extranet to share information of their intranet, कि वो इंट्रानेट की इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंटरनेट के जो पर्सन है, पर्सनल जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो दूसरे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जी बेनिफिट्स इसके यही होंगे हमारे पास कि इंफॉर्मेशन को हम सर्कुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 इंट्रानेट्स हैं, या हम अगर इसी कैंपस की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉयज कैंपस का इंटरनेट है, गर्ल्स कैंपस का इंटरनेट है, तो डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन जो है ये आपस में शेयर कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं। ये एनुअल रिजल्ट्स हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है, ये एनुअल रिजल्ट्स हम चाहते हैं कि दोनों तरफ शो हो, ठीक है, लेकिन उस एक्स्ट्रानेट के बाहर वो शो ना हो, लेकिन ये जो दो इंट्रानेट हैं इन दोनों को वो आपस में शो हो। तो हम ये जो ऑथराइजेशन है, हम गर्ल्स कैंपस के बॉयज कैंपस वालों को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमारी देख सकते हैं, और जो गर्ल्स कैंपस वाले हैं वो बॉयज कैंपस के जो कैंपस है उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रानेट बनता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सिक्योरिटी मेजर भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जो एक्स्ट्रानेट के अंदर दूसरे इंटरनेट हैं उनके लिए सिक्योरिटी मेजर भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनके सारे के सारे डाटा को एक्सेस ना कर सकें। नेक्स्ट ईमेल है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि बिजली को इस्तेमाल करते हुए, या इंटरनेट को, या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, या मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आप जो इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो हम उसको कह सकते हैं ईमेल। लेकिन वैसे इलेक्ट्रॉनिकली हम देखें तो हम सिग्नल्स के थ्रू तो मैसेज भी सेंड करते हैं, लेकिन ईमेल के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोवाइडर्स हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ईमेल के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, उनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज एंड फाइल यूजिंग इंटरनेट, के इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप फाइल या मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। मैसेज के अंदर कोई किसी फॉर्म में मैसेज हो सकता है, लाइक ग्राफिक की सूरत में, तस्वीर हो सकती हैं, आवाज़ हो सकती है, वीडियो मीन के फुल मोशन वीडियो हम ये कह सकते हैं, हमारे पास वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, या सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे हम ये कह सकते हैं कि जैसे वैसे तो फ़ोन वगैरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में, ये फ़ोन में हम क्या करते हैं कि वैसे तो आजकल बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आ गए हैं, इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट स्टिल ये बहुत यूजफुल वे है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। और हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जो ईमेल का सेंडर है, रिसीवर है, जो सेंडर है या रिसिपिएंट है, वो एक बिल्डिंग में भी बैठे हो सकते हैं, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठे हो सकते हैं।
एक ईमेल मैसेज को फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ईमेल अकाउंट हमने बनाया है और हमारे पास ईमेल मेरे पास फॉर एग्जांपल याहू मैसेंजर है या मेरे पास एक जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं वहाँ पे एक लिस्ट बना सकती हूँ और लिस्ट में मैं उन सारे लोगों को ईमेल मैसेज फॉरवर्ड कर सकती हूँ। ईमेल की फैसिलिटी हमें डिफरेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड करते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा जी, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? और बेटा अभी कंफर्म नहीं है कि कॉल जाएगी या नहीं जाएगी या क्या होगा, सो अभी आप परेशान ना हो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ तवज्जो दें अभी पढ़ाई में। जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? गलबन कल पढ़ा था हमने। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? मैं बता देती हूँ जी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास वो कंपनीज होती हैं, नाम से जाहिर हो रहा है कि जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा फोकस किया करें और देखा करें, जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही अक्सर आंसर होता है। या स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे याहू है, हॉटमेल, जीमेल है, और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि हमें वेबसाइट्स की जो कि हमें ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम आसानी से ईमेल को फॉरवर्ड कर सकें या रिसीव कर सकें। इसके कुछ फ़वाइद हैं, ये फास्ट है और टाइमली है, यानी कि अभी आपने सेंड की विद इन सेकेंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ बच्चे कि जो कंपनी जो हमें ईमेल की या जो हमें वेबसाइट्स ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके सर्वर पे हमारी ईमेल स्टोर होती है, ठीक है। और हम वहीं से अपना ईमेल अकाउंट जो है जो हमने बनाया होता है वहाँ पे लॉगिन होके हम वहाँ से, और एक ईमेल जो है वो डिफरेंट सर्वर से होके जो सर्वर्स होते हैं उनसे होकर एक रिसिपिएंट तक पहुँचती है। ये बहुत सस्ता और इनएक्सपेंसिव है। मीन यू डोंट नीड टू सेंड समवन, अगर आपने मैसेज सेंड करना है या आपको बैलेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है या आपको सिर्फ आपने इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और आप आसानी से ईमेल जितनी चाहिए ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जी फलां जगह पे वो नहीं आ रहे, सिग्नल्स नहीं आ रहे तो पैगाम हमारा नहीं पहुंच सका, ये सिम के सिग्नल्स नहीं आ रहे, इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। तो लोग क्या करते हैं कि लोग ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, ईमेल मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के एनालिटिक, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। वेरी टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस तरह से एक चीज़ के एडवांटेज को परसीव करता है। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू मोबाइल फ़ोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईमेल हम मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू ईमेल करने का एक हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका अकाउंट, जैसे कि अक्सर अक्सर बेशतर जो मोबाइल पे अकाउंट हमारा लगा हुआ है वो हर वक्त ऑन ही रहता है। ऑलमोस्ट जीमेल का अकाउंट हो जाए या कोई भी, आपने ज़्यादातर जीमेल जो है वो ही यूज़ किया जा रहा है आजकल, क्योंकि उसकी जो हम ये कह सकते हैं कि गूगल के साथ ज़्यादा अच्छी जो है वो कंपेटेबिलिटी हम ये कह सकते हैं। तो मोबाइल के थ्रू का ये फ़ायदा है कि मोबाइल के थ्रू आप ईमेल करेंगे तो हमें फ़ौरन से नोटिफिकेशन, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ईमेल के थ्रू हम पिक्चर, साउंड और वीडियो सेंड कर सकते हैं। ईमेल रिसिपिएंट को डिस्टर्ब नहीं करती, जैसे मोबाइल पे हमें आवाज़ आ सकती है, आवाज़ आती है, मे बी हम डिस्टर्ब हों उससे। इसके अलावा ये इसमें इसका नुकसान भी ये है कि अगर जो रिसीवर है वो नोटिफाई नहीं होगा तो मे बी वो अपना ईमेल अकाउंट 10 दिन बाद ओपन करे, मे बी वो अपना ईमेल, एक अर्जेंट मैसेज है, ये इसके नुकसान हैं कि पॉसिबल डिले हो सकता है कि अगर मे बी जो हमारे पास ईमेल सेंड करने वाला है उसने एक अर्जेंट ईमेल की है, या किसी ने अपनी सीवी, जॉब की सीवी सबमिट करवाई थी, वहाँ से उसे कॉल लेटर या ईमेल आनी है इंटरव्यू के लिए, या किसी ने अपने फॉर एग्जांपल बहुत से मामला होते हैं, अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ किसी चीज़ के लिए और उसको ईमेल आनी है, लेकिन उसने गलती से ईमेल को, अकाउंट को 10 दिन में खोला ही नहीं है,
या तो फिर क्या होगा कि पॉसिबल डिले हो सकता है, नुकसान हो सकता है कि मे बी डेट ओवर हो जाए। और इसके अलावा इट्स स्टोर्ड ऑन अ सर्वर एंड कैन बी रीड एट एनी टाइम। आप जब जब चाहें ईमेल को आप खोल के ओपन कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि ये आपके मोबाइल पे स्टोर नहीं होती, ये ईमेल सर्वर पर स्टोर होती है, तो आपके मोबाइल कैपेसिटी भी। और इसके अलावा कहीं पे भी आप अपना ईमेल अकाउंट दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएं, आप अपना ईमेल अकाउंट ओपन करें तो आप ईमेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली जो हमारे पास जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उनको, या हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वर होते हैं हमारे पास, मैंने आपको कल भी बताया था कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या जो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे हमने कल FTP पढ़ा कल या परसों, वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो HTTP है या HTTPS भी मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम HTTP पढ़ते हैं कि HTTP में हमारे पास क्या है। हम ये कह सकते हैं कि HTTP एक ऐसा हाइपर टेक्स्ट, सबसे पहले तो देखें कि इसका हाइपर टेक्स्ट, ये एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसे वेब डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करता है आपस में, या सर्वर्स पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करता है www के साथ। या हम ये कह सकते हैं कि www पे जो सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स के ऊपर जो वेब डॉक्यूमेंट को यानी कि बड़े होते हैं, उनको आपस में ये कनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेक्स्ट को या फिर फाइल्स को हम आगे पीछे फॉरवर्ड कर सके, सेंड कर सके या रिसीव कर सके। तो ये हमारे पास है HTTP। इसका जो मेन फंक्शन है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वेब सर्वर और हमारे पास जो HTML पेज है। हम ये कह सकते हैं कि वेब सर्वर पे फॉर एग्जांपल यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, गूगल पे कुछ भी टाइप करता है, तो आप देखिए कि हर वेबसाइट के स्टार्ट में HTTP लिखा होता है। ऐसा होता है ना, कभी आप लोगों ने सर्चिंग की हो तो हर एक वेब पेज के जो एड्रेस है, वेब एड्रेस, उसके स्टार्ट में HTTP लिखा होता है। ऐसा होता है ना बच्चे। होता ये है कि ये क्या करता है कि ये वी कैन से दैट कि ये जो सर्वर है, ठीक है, वहां से जो वेब ब्राउजर है, जो सर्वर है वहां से वेब पेज को उठाकर यूजर का जो ब्राउजर है वहां पर शो करता है विद द हेल्प ऑफ HTTP। ये इस तरह से कनेक्शन बनाता है, यूजर के ब्राउजर का वेब सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है, ताकि हमारे पास जो HTML पेजेस होते हैं, अब HTML क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, या हम ये कह सकते हैं वेब पेजेस राइट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो भी इससे हम जो इस HTML से, वैसे तो जो HTML का पेज है वो कहीं पे भी आप इसको राइट कर सकते हैं, लाइक नोट पैड के अंदर, वर्ड पैड के अंदर भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको सेव करेंगे तो आपने उसको .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, तो आपके पास वो वेब पेज बन जाएगा और उसको किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। तो HTTP का काम क्या है, ये एस्टेब्लिश कनेक्शन करता है किस किस के दरमियान, यूजर के वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। और विद द हेल्प ऑफ HTTP, इस प्रोटोकॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं जो सर्वर के ऊपर वेब पेजेस पड़े हैं, हम उनको यूजर के ब्राउजर पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेब ब्राउजर होता है ये क्लाइंट के तौर पे तो हम ये यूज होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो सर्वर पे यानी कि गूगल की वेबसाइट, आपको उसका एक फ्रंट एंड तो शो हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, लेकिन उसका सारा जो मटेरियल है
वो गूगल के सर्वर पे मौजूद है। इसीलिए तो अगर इंटरनेट आपके पास आ रहा है तो ही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ये आपको इसका यानी कि आपको वेब ब्राउजर पे वो वेब पेज शो कर सकता है। और इटालो इट अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट, कि हम HTTP के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। HTTPS हमारे पास क्या है, ये सेम HTTP की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें होता ये है कि हम वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए हम इंक्रिप्शन करते हैं उसकी। S का मतलब है सिक्योर्ड, HTTPS का मतलब है सिक्योर्ड। इट यूजेस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम या इंक्रिप्शन टेक्निक टू सिक्योर सेंसिटिव डाटा। अब ज़रूरत हमें क्यों इसकी महसूस हुई, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है या ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन हम ये कह सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं या मोबाइल कॉमर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट लोग जो जब बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, तो ऐसा नहीं होता कि वो कैश पे करते हैं, बल्कि वहाँ पर क्या होता है कि वो अपने अकाउंट्स नंबर जो है वो टाइप करते हैं ताकि प्लान या अपना जो आईडी है जो नेम है उनके कार्ड का, या हम ये कह सकते हैं कि जो कार्ड वो यूज कर रहे हैं वो उसको एंटर करते हैं जिसके थ्रू वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनको सिक्योर रखना जरूरी है। सो ज्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं उनको सिक्योर करने के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पे HTTPS यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू HTTP। ये भी आपके पास एक प्रोटोकॉल है, ये भी जो हमारे पास सर्वर होता है वहां से डाटा लेके यूजर के ब्राउजर पे शो करता है, लेकिन ये ज्यादा एज कम्पेयर टू HTTP ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। तो बच्चे HTTP की और HTTPS की समझ आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है OSI मॉडल। बच्चे OSI मॉडल जो है इसको ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO क्या है? ISO क्या है, कोई बताएगा? ISO हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का, ये है थर्ड टॉपिक, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। कुछ याद आया आप लोगों को? लेक्चर आप लोग गौर से नहीं सुन रहे बेटा। ये ISO हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाती है। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में, कई जगह पे 1983 लिखा हुआ है, आपकी बुक में 1983 लिखा हुआ है और 1984 भी कुछ जगह पे लिखा हुआ है। सो ये क्या करती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। अब स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी फिर बता देती हूँ कि मे बी दो सिस्टम या दो कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी उनके काम करने का तरीका डिफरेंट हो। वो फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क पे एक कंप्यूटर है जो दो आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, मे बी एक जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है ऑपरेट किया जा रहा है, दूसरा मैकिंटॉश है। तो लेकिन फिर भी कनेक्शन जो है वो हम करवा रहे हैं, तो हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। जो IS हमारे पास OSI मॉडल है, इसमें हम आपकी आसानी के लिए, मैं आसान अल्फाज में कह दूं कि फॉर एग्जांपल एक साइड पे सेंडर है, दूसरी साइड पे रिसीवर है और दरमियान में कम्युनिकेशन हमारे पास चैनल है। तो सेंडर से लेके रिसीवर तक जितना भी प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं कि एक बाकायदा मॉडल बना दिया गया है और हर नेटवर्क उस मॉडल को फॉलो करता है। हर कंप्यूटर डाटा सेंड करने के लिए उस मॉडल को फॉलो करता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के। हर तरह का सिस्टम जो किसी तरह के भी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, किसी तरह के भी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, वो आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म वो आसानी से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके।
लेकिन बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सबसे पहले आपका कंफर्म करना यानी कि समझना ज़रूरी है, कि जैसे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विचिंग क्या है। रिपीट में कर देती हूँ बच्चे, ओएसआई मॉडल हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो एक स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड, हमें नहीं बल्कि जो कंप्यूटर्स हैं आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए डिफरेंट आर्किटेक्चर के जो कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये काम है ओएसआई मॉडल का, दैट अलोज एनी टू सिस्टम और मोर देन टू सिस्टम कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। तो बच्चे ओएसआई की समझ आ गया आपको। और ओएसआई को 1983 में आईएसओ ने बनाया था। इज दैट क्लियर? चलें, आई थिंक यहाँ पर बहुत है क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ओएसआई मॉडल को इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जितना अभी हमने पढ़ा है एग्जाम्स के बाद, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट आप कर लें तैयार, ठीक है? ये मैं आपके असाइनमेंट पे अपलोड कर दूंगी। बाकी जितना लेसन है वो आप शॉर्ट के तौर पर जरूर तैयार करें। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है और इंशाल्लाह आप कॉलेज कॉल करके कुछ पता कर सकते हैं कि कॉलेज का ओपन होगा, इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। प्रोस्पेक्टस में कॉलेज का नंबर है, गर्ल्स कैंपस का भी, बॉयज कैंपस का भी। जी बच्चे, मैं इंशाल्लाह आपका होमवर्क जो है अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेसन याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।